हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विजडम पार्क पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये मुद्दा क्यों उठा। आप सबको पता है कि नेपाल से भारत का संबंध बहुत ही अच्छा था, तो क्या हुआ आखिर इन कुछ दिनों में कि विवाद बढ़ता ही गया। 2015 में भी जब भूकंप के कारण नेपाल को बहुत नुकसान हुआ था, उस वक्त भी भारत ने नेपाल को 230 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद किया था। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, डॉक्टर, राहत पैकेज, टेंट, मेडिसिन का भी इंतजाम किया था। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि ये विवाद कहाँ से शुरू होता है। यह विवाद की शुरुआत नवंबर 2019 से हुआ, जब भारत ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया, जिसमें काला पानी को भारत ने उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिखाया, जिसके बाद नेपाल में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। इसके बाद 8 मई 2020 को हुआ, जब भारत ने दार्चुला लिपुलेख पास का उद्घाटन किया। एक्चुअली नेपाल 3 दिशाओं से भारत से घिरा हुआ है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। भारत नेपाल के साथ 1808 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल लिपुलेख को अपना हिस्सा बता रहा है और इस रोड के निर्माण पर आपत्ति जता रहा है। पहले हम लोग जानते हैं आखिर भारत ये रोड क्यों बना रहा है। दरअसल दोस्तों, हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, वही तिब्बत जिस पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश मानसरोवर जाने का हमारे पास 3 रास्ता है। पहला रास्ता सिक्किम का नाथुला दर्रा है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर के बीच करीब 900 किलोमीटर का अंतर है। दूसरा रास्ता है नेपाल, जो कि काठमांडू से शुरू होता है और यहाँ से मानसरोवर तक की दूरी 540 किलोमीटर से ज़्यादा है। इन दोनों रास्तों से मानसरोवर आने जाने में 20 दिन से ज़्यादा लगता है। तीसरा रास्ता है उत्तराखंड और यहाँ के लिपुलेख से मानसरोवर की यात्रा सिर्फ 90 किलोमीटर है। इस रास्ते के कारण अब श्रद्धालु ये यात्रा सिर्फ 3 दिनों में ही कर सकेंगे। दूसरा फायदा इस रोड से यह भी है कि बाकी दोनों रास्तों के मुकाबले इसका ज़्यादातर हिस्सा भारत में ही आता है। उत्तराखंड वाले रास्ते के भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पित्तौरगढ़ से तवाघाट तक है, जो 107 किलोमीटर लंबा है। दूसरा हिस्सा तवाघाट से घटिया बगड़, जो 19.5 किलोमीटर लंबा है। और तीसरा हिस्सा है घटिया बगड़ से लिपुलेख दर्रा, जो 80 किलोमीटर लंबा है। आपको बता दें दोस्तों कि पित्तौरगढ़ से तवाघाट तक सड़क पहले से ही है, लेकिन तवाघाट से घटिया बगड़ के बीच सिंगल लेन है, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डबल कर रही है। और तीसरा हिस्सा घटिया बगड़ से लिपुलेख दर्रा है, जहां सड़क बनाई गई है। अब हम बात करेंगे आखिर ये काला पानी लोकेटेड है कहाँ पे। दोस्तों, काला पानी उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये एरिया भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काला पानी नेपाल और चाइना के तिब्बत प्रोविंस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यह एरिया स्लाइस ऑफ केक की तरह दिखता है, जो लिम्पी अधूरा, लिपुलेख और काला पानी के बॉर्डर से बना है। यह टोटल एरिया भारत के कंट्रोल में सदियों से है और 1962 के युद्ध में लिपुलेख से चीनी सेना भारत में घुसने का प्रयास किया था। इसलिए भी भारत इस एरिया को कभी भी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह भारत की सेफ्टी की बात है। काला पानी का एरिया ही एकमात्र भारत और नेपाल का सबसे बड़ा सीमा विवाद है, जो कि 37,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेपाल हिस्टोरिकल राइट के अनुसार इस पे अपना क्लेम कर रहा है। तो अब हम लोग इस विवाद का जड़ ढूंढेंगे अपने इतिहास में। 1765 में नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की। उन्हीं के नेतृत्व में गोरखा डायनेस्टी ने नेपाल के छोटे छोटे राज्य, रजवाड़ों और रियासतों को जीत कर मिला लिया। उसके बाद 1790 में गोरखा ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। चीन ने तिब्बत का साथ दिया और 1792 में गोरखों को संधि करने पर मजबूर कर दिया। वहां से खदेड़े जाने के बाद गोरखा ने भारत की ओर रुख किया और 25 साल के अंदर गोरखा ने भारत से सटे राज्य सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊं पर अपना नियंत्रण कर लिया। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में लड़ाई शुरू हो गया। 1814 से लेकर 1816 तक दोनों में लड़ाई चलती रही, जिसे एंग्लो नेपाल वार या गोरखा वार भी कहते हैं। इस लड़ाई के कारण नेपाल को 2/3 हिस्सा खोना पड़ा, लेकिन वे सारे हिस्से वही थे जो नेपाल ने भारत से छीन लिया था। इसके बाद 8 दिसंबर 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा रूलर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ सुगौली कहते हैं।
इस संधि का नाम सुगौली पड़ा क्योंकि यह संधि सुगौली शहर में हुआ था जो बिहार के चंपारण में है। कंपनी के तरफ से इस संधि पर लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडेस और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया। इसके बाद काली रिवर के अकॉर्डिंग बॉर्डर को डिफाइन किया गया। जब ऊपर हम लोग जाते हैं काली नदी के अकॉर्डिंग, तब हम लोग देखते हैं कि यह नदी तो दो सोर्स से आ रही है, जिसमें से एक मेन सोर्स है। मेन सोर्स को ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉर्डर माना स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि यह एरिया जो हम नेपाल को दे दिए है इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी चालाकी से 1860 के बाद जो भी मैप पब्लिश किया उसमें सेकेंडरी सोर्स को ही बॉर्डर मानने लगे। वैसे ये एरिया हाई एल्टीट्यूड पे है और इसका टेरेन भी एक जैसा नहीं है, जिसके कारण यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। जब बाद में गुरखा रूलर को पता चला तो वह सोचे छोटा सा इलाका है, तो वह इस एरिया को छोड़ ही दिए ब्रिटिश के लिए। तब से लेकर भारत की आज़ादी तक यही बॉर्डर चलता रहा। आज़ादी के बाद भी भारत ने इसी बॉर्डर के अनुसार अपना कंट्रोल बनाए रखा। 1960 में जब भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ने लगे, तब भारत ने वहां के राजा से परमिशन लेकर उस एरिया में आर्मी तैनात कर दी। वहां के राजा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि यह भारत के रक्षा के लिए था। तब से लेकर अभी तक इस एरिया में इंडियन मिलिट्री प्रेजेंट है। 1962 से ही नेपाल और भारत लिपू लेक और काला पानी को अपने मैप में दिखाते आए हैं, लेकिन पहली बार नेपाल ने लिम्पी अधूरा वाले एरिया को अपने मैप में दिखाया है। लिपू लेक और काला पानी के सीमा विवाद को लेकर 2000 में अटल जी और नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के बीच में वार्तालाप भी हुआ, लेकिन यह वार्तालाप बीच में ही खत्म हो गया क्योंकि नेपाली प्रधानमंत्री ने लिम्पी अधूरा वाले इलाके से इंडियन आर्मी की प्रेजेंस को हटाने के लिए कहा, लेकिन भारत ने आर्मी को हटाने से मना कर दिया। 2015 में जब भारत ने चीन के साथ लिपुलेक रास्ते से व्यापार मार्ग का समझौता किया था, तब भी नेपाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस समझौते को करने से पहले भारत और चीन को उससे भी पूछना चाहिए था। आपको क्या लगता है दोस्तों, यह एरिया किसका होना चाहिए, नेपाल का या भारत का? आपको इसका इतिहास हम बता दिए है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मेरे मुताबिक यह एरिया भारत का होना चाहिए क्योंकि 1860 के बाद भी हम लोगों ने ही इस एरिया को कंट्रोल किया है। तभी के राजा को भी इसको लेके कोई आपत्ति नहीं हुई। वैसे भी जब 1990 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, उसके बाद भी उन लोगों ने लिम्पी अधूरा वाले एरिया पे अपना क्लेम नहीं किया, तो अचानक आज क्यों? आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।